ओके, गुड इवनिंग। चलिए नीट वाला पेपर निकल लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट है आपके केमिस्ट्री क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 टू 90। नीट पेपर क्वेश्चन नंबर 83 टू 90। बोलिए डाउट्स। 84 88। देखो 84 में आपसे बोला है SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए पूछा गया है, तो SN1 आपकी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये केवल और केवल इसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है सबस्ट्रेट के ऊपर। इसकी रेट केवल और केवल सबस्ट्रेट पे ऊपर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है। डू नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। देख लो आप इसके कर्व। जबकि SN2 यदि होगा तो SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। आप देख सकते हो इनके कर्व। ऑप्शन नंबर बी में आप देखो SN1 की आपको बात की गई है, न्यूक्लियोफाइल पे इंडिपेंडेंट है इसलिए कांस्टेंट है। और सी में SN1 न्यूक्लियो जो सबस्ट्रेट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन बी और सी आपके सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 88 तो लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन है। 88 आपका लास्ट क्लास वाले ही क्वेश्चन है ये वाला। यहां से जो Cl है ये रिमूव होगा और ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा और यहीं पर आ जाएगा आपके पास OCH3। इस Cl की जगह पर OCH3 आ जाएगा, हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 तक और कोई बताइए डाउट। क्वेश्चन नंबर 83 टू 90। इज देयर एनी अदर डाउट? ओके, 91 टू 100। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। 97 98 92। चलो 92 की बात करते हैं पहले तो। क्या 92 और 9, अच्छा 92 में आप देखो दोनों जो हेलाइट्स आपको दिए गए हैं, 92 में दोनों जो हेलाइट्स आपको दिए गए हैं क्या दोनों 1 डिग्री है? तो देखो आपके पास दोनों 1 डिग्री है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? SN1 या SN2? हाँ, ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर कम हिंड्रेंस होगा वहां पर रेट फास्टर होगी, जहां पर कम हिंड्रेंस होगा वहां पर रेट फास्टर होगी, और जिनकी रेट फास्टर है उनका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा आता है। आप देख लीजिए कि किसकी रेट फास्टर होने वाली है। फर्स्ट वाले में लेस हिंड्रेंस है, सो K1 विल बी ग्रेटर देन K2। K1 आपका K2 से बिगर होगा। 93 में NaI फिंकलस्टन रिएक्शन, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करो और उस कार्बन पर इन्वर्जन कर दो जिससे आप ब्रोमीन हटा रहे हो, उस कार्बन पर इन्वर्जन कर दो जिससे आप ब्रोमीन हटा रहे हो। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 97। 97 में बोल रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन सॉल्वोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट वुड लीड टू मैक्सिमम रेसेमाइजेशन। मैक्सिमम रेसेमाइजेशन मतलब SN1 रिएक्शन। तो आप देखिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एक तो आपको कायरल कार्बन देखना है और कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शंस को और ढूंढिए कौन सा कार्बोकेटाइन आपका हाईली स्टेबलाइज होगा।
हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। सी में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा और इसीलिए ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबलाइज्ड होगा। सॉल्वोलिसिस मतलब जैसे हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन में तो हम वाटर काम में लेते हैं। हाइड्रेशन में क्या काम में लेते हैं? वाटर। सॉल्वोलिसिस में कोई दूसरे सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। यदि हम किसी भी चीज को वाटर सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो उसे हम हाइड्रोलिसिस नाम देते हैं। और कुछ दूसरे सॉल्वेंट होते हैं आपके पास, जैसे एल्कोहल हो गया, तो उसे हम सॉल्वोलिसिस नाम देते हैं। ओके, 98। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल शो फास्टेस्ट रिएक्शन विद एच आई? एच आई के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन। तो अब देखिए, कार्बोकेटाइन बेस्ड रिएक्शन है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा इन सब में? चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां पर फॉर्म होगा? नहीं, डी में नहीं होगा, बी में होगा। दैट इज डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन। ऑप्शन नंबर बी, बी में डांसिंग रेजोनेंस फॉर्म होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन्स में। ऑप्शन नंबर बी के अंदर डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन होगा, जो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। यदि ऑर्डर की हम बात करेंगे तो बी के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा और फिर ए आएगा। डी में बेंजीन का रेजोनेंस होगा, सी में एलाइलिक्स रेजोनेंस है और फिर ए आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 तक एनी अदर कोई और डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 100 तक बताइए, कोई भी और डाउट है? ओके, 101 टू 110। OCH3 माइनस। बिकॉज CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट्स की तरह बिहेव करता है वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी शो करके ऑक्सीजन पे नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। 105, 108। बिल्कुल एसिडिक नेचर में हम ये देखते हैं कि CH3 वो ज्यादा एसिडिक है, बिल्कुल। 104। देखो, 104, 105 और 108। 104 में आप सबसे पहले अल्कीन बनाओ। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, वही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा आपके पास। ये 2 डिग्री है, यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब इससे अल्कीन बना लो, यहाँ से H+ हटा दो, तो इससे अल्कीन जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। बस इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे। 8 अल्फा। 3 + 3 + 2, 105। अच्छा, ये कार्बन कौन सी डिग्री होगा? ये कार्बन कौन सा डिग्री है आपके पास? 2 डिग्री। और ये कार्बन एक एज ए 1 डिग्री है। आपको याद होगा HI में मैंने आपको लिखाया था, 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है SN2, और 3 डिग्री हो तो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है SN1। ये HI के लिए है। किसके लिए है? ये HI के लिए। जबकि H2O की यदि हम बात करें, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में ये होता है 1 डिग्री हो तो SN2, और 2 डिग्री और 3 डिग्री हो तो SN1। ये हाइड्रोलिसिस की ऑर्डर है। HI का ऑर्डर ये है, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर ये है।
देखो 3 डिग्री दोनों में SN1 में आ रहा है और 1 डिग्री SN2 में आ रहा है, केवल जो चेंजेस है वो 2 डिग्री में है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि HI आपका हाईली एसिडिक होता है, HI आपका हाईली एसिडिक होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल I- है, और I- यदि इस तरह की न्यूक्लियोफाइल हो तो रिएक्शंस 2 डिग्री में SN2 फॉलो होती है, जबकि यहाँ पर वाटर आपका वीक एसिडिक होता है, उतना एसिडिक नहीं होता है ज्यादा, और इसीलिए 2 डिग्री में आपका SN1 होता है। तो बस इन दोनों ऑर्डर्स को आप ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन आपका HI का है, क्वेश्चन किसका है? HI का। मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जो लेस हिंड्रेड है। आप देखिए इन दोनों में लेस हिंड्रेंस कहां पर है? इन दोनों में लेस हिंड्रेंस कहां पर होगा? क्या CS3 होगा लेस हिंड्रेड? और CS3 यदि लेस हिंड्रेड है तो I- किसके ऊपर अटैक करेगा? CS3 के ऊपर। मतलब ये आपको देगा CS3I, ये आपको क्या देगा? एक तो देगा CS3I प्लस यहां पर आ जाएगा H। लेकिन ये आपके आंसर होते, लेकिन क्वेश्चन में आपसे एक चीज बोला है कि आपके पास HI है एक्सिस में। क्वेश्चन में क्या है? HI एक्सिस में है। क्या HI एक्सिस में तो इससे फिर से रिएक्शन कर सकता है HI, और फिर से यदि रिएक्शन करेगा तो OH की जगह पर आपके पास सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन पे आप आयोडाइड लिंक कर दोगे, तो ये भी आयोडाइड और ये भी आयोडाइड, दोनों आपको मिलेंगे। तो आंसर आपका होगा आयोडोसाइक्लोहेक्सेन और मिथाइल आयोडोमीथेन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 105। एक क्वेश्चन और आपने पूछा है 108। 108 तो हम क्लास में भी कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हैलाइड शुड बी लेस हिंडेड। हैलाइड आपका लेस हिंडेड होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है जहां पर हैलाइड आपका लेस हिंडेड है और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी। देखो सी में जो हैलाइड्स है आपके पास वो लेस हिंडेड है, और न्यूक्लियोफाइल चार्ज न्यूक्लियोफाइल है जो मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तक एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 110 तक बोलिए। 110 एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। विलियमसन में ये होता है, आपके पास जैसे कोई एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन हम सोडियम से कराएं तो ये न्यूक्लियोफाइल बनता है आपके पास। अब ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है ना? ये क्या है? चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं मान लेता हूं ये है न्यूक्लियोफाइल, और एक हेलाइड है मेरे पास ये। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा, मतलब SN2 रिएक्शन। तो ये बन जाएगा CH3O तो ये मिनिमम 100 होना चाहिए। SN2 का रूल यही तो है। SN2 रिएक्शन में हम यही तो पढ़ते हैं कि जो हेलाइड्स होंगे आपके पास वो लेस 100 होने चाहिए, तो ये हेलाइड मिनिमम 100 होना चाहिए। आपको बस ये ढूंढना है कि हेलाइड मिनिमम 100 है और न्यूक्लियोफाइल इस तरह का होना चाहिए। ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बनते हैं। 110 के अंदर आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, मतलब HBr निकालना है। क्या जिस कार्बन पर Br है, जिस कार्बन के ऊपर Br है उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जिस कार्बन पर Br है उसके नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी तो एलिमिनेशन होगा। लेकिन आपको इन तीनों जो डायग्राम गिवन है, इन तीनों में एक ऐसा भी फिगर गिवन है जिसमें जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है।
ढूंढिए कौन सा है वो डायग्राम आपके पास। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आप देखोगे CH2Br लिखा हुआ है, यानी कि उस कार्बन से Br तो लिंक है। आप उससे बगल वाले कार्बन को देखो, उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहां पर एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। वन जीरो सेवन 107 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। आपसे बोला है कि कौन सा रीअरेंजमेंट शो करेगा। अच्छा चलो देखते हैं हम ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। यदि मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, क्या कोई चेंज आएगा इसकी स्टेबिलिटी पर? चेंज आएगा। आने का मतलब ये है कि ये कम स्टेबल हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। यदि मैंने इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो अल्फा हाइड्रोजन और भी कम हो जाएंगे पहले से। जब अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए होंगे, अभी आप काउंट करके खुद से देख लो। देखो दो तो अल्फा यहाँ है और दो अल्फा यहाँ है, टोटल 4 अल्फा है इसमें। यदि मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, कितने अल्फा रह गए? दो तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 अल्फा रह गए। मतलब पहले से भी कम स्टेबिलिटी हो गई। क्या कोई भी कार्बोकेटाइन कम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? नहीं, तो पहले में तो कोई शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। दूसरे में सेकंड ये दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है कार्बोकेटाइन। यदि मैं इसे यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, यदि मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, इसमें अल्फा काउंट करो और इसमें अल्फा काउंट करो कितने हैं। जस्ट काउंट अल्फा इन दिस एंड इन दिस। इसमें देखेंगे हम 2 2 1, 5 अल्फा है इसमें। और इसमें अल्फा देखेंगे 3 3 1, 7 अल्फा है इसमें। क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो उसमें? और स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। स्टेबिलिटी ऊपर करने से बढ़ जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे और इसीलिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। रिंग एक्सपेंशन बेटा इसके बाद हो सकता है, इसके बाद आप कर सकते हो रिंग एक्सपेंशन, लेकिन यहां से यहां तो नहीं कर सकते, यहां से तो आपको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा पहले। अब आप इसके बाद कर सकते हो एक्सपेंशन। थर्ड ऑप्शन में, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, क्या आपका कार्बोकेटाइन लॉन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड होगा? यस, प्लस एम इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर। और लास्ट में देखो डी ऑप्शन में नाइट्रोजन पे भी तो लॉन पेयर होता है। ऑप्शन डी में नाइट्रोजन पर भी तो लॉन पेयर होंगे। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी वहां पर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 टू 120। क्वेश्चन नंबर 111 टू 120, 114, 111, 14, 16। 111, 111 में आपको अल्फा हाइड्रोजन पूछे गए हैं। 109 में तो बेटा आसान है, आपको लिविंग ग्रुप देखना है। SN1 SN2 के लिए बोला है, लिविंग ग्रुप देख लो 109 में। 109 में लिविंग ग्रुप चेक कर लो। लिविंग ग्रुप सबसे बेटर कहां पर है? आयोडीन, तो आंसर ये हो जाएगा सिंपल। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप अमंग ऑल हेलोजेंस। ओके, 111 की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें हम अल्कीन बनाते हैं। सबसे पहले अल्कीन कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहां तो आ जाएगा कार्बोकेटाइन, इसे मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूंगा और अब इससे मैं अल्कीन बनाऊंगा। तो इससे अल्कीन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा।
ये तो आ गया ए एल्कीन। बताओ कितने होंगे अल्फा इसमें? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा? 3, 6 और 3 9। ए में आएंगे 9 अल्फा। ए में आ जाएंगे आपके पास 9 अल्फा। सेकंड को देखते हैं। ये बनेगा कार्बोकेटाइन OH हटाने के बाद। अब देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री है, यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो 3 डिग्री हो जाएगा ये आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। और डीप्रोटोनेशन आप करोगे तो अल्कीन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये अल्कीन बन गया। अब इसमें काउंट करो अल्फा कितने हुए। देखो इसमें आप देखोगे ये अल्कीन है, 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। 3 + 3 2 + 2 10 अल्फा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। थर्ड में ये दे रखा है आपको। इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे हम। चलो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ उसे। ऑलरेडी स्टेबलाइज है क्या? इससे ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है ये शिफ्टिंग करके? नहीं, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें, डायरेक्ट ही ये कुछ इस तरह अल्कीन बन जाएगा। इसमें काउंट कीजिए कितने अल्फा होंगे। 3 + 3 + 2 + 2। आप काउंट कर लो, तीनों में अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 9 + 10 + 10। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 29 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल विल बी 29 अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 112। ए जैम डाइक्लोराइड। जैम का मतलब है कि एक ही कार्बन पर, अच्छा, एक्सेप्ट पूछा है। ओके, क्वेश्चन आपको पूरा देखना है। जैम डाइक्लोराइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एक्सेप्ट। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जैम डाइक्लोराइड नहीं बनेगा? ये ऑप्शन आपसे पूछा है। देखो ये तो क्लास का क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट में ऑक्सीजन को हम हटाएंगे और ऑक्सीजन के जगह पर क्या देते हैं? 2 क्लोरीन। याद है ना आपको PCl5 की हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। ऑक्सीजन को हटाना है और वहां पर क्या लगा देना है? 2 क्लोरीन। तो फर्स्ट में आप ऑक्सीजन हटा दो, 2 क्लोरीन बना दो, ये जैम डाइक्लोराइड हो जाएगा। बी में भी ऐसा ही करना है, ऑक्सीजन हटा दो, उसके जगह 2 क्लोरीन लगा दो उसी कार्बन पर, तो ये भी जैम बनेगा। सी में 2 एल्कोहल है, दोनों की जगह Cl आ जाएगा, तो ये बनेगा विसिनल। और ऑप्शन डी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाओ और उसी कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा दो, तो ये भी जेमिनल बनेगा। मतलब ए, बी और डी आपको जेमिनल डाइक्लोराइड देंगे, जबकि ऑप्शन सी आपको विसिनल डाइक्लोराइड देगा। एंड आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। Among the bromides, first, third given below, the order of reactivity in SN1, मतलब कार्बोकेटाइन। आपको ये चेक करना होगा कि कहां पर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे कम स्टेबल कहां पर है। क्या फर्स्ट में बनने वाला कार्बोकेटाइन आपका नॉन एरोमेटिक होगा, या एंटी एरोमेटिक होगा, या एरोमेटिक होगा? फर्स्ट का कार्बोकेटाइन चेक करो 114 के अंदर, ये आएगा नॉन एरोमेटिक। ऑप्शन बी में आप चेक करो, ये आएगा एंटी एरोमेटिक। ऑप्शन सेकंड वाले में देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। और ऑप्शन सी, ये आ जाएगा एरोमेटिक। तो थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल है। फिर आएगा फर्स्ट, और एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस आर हाईली अनस्टेबल, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक।
116, 115, 115 में भी आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। देखो 115 में OH हटा दो और स्टेबिलिटी चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन ये है। क्या यहाँ से OH हटा पाएंगे हम? होगा आसान है OH हटाना? यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, तो यहाँ से तो OH हटा ही नहीं सकते हैं, तो ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। बाकी आप ऑप्शंस को देख लो। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा चारों में? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा। फिर आएगा आपका थर्ड, इसके बाद आएगा सेकंड, और फर्स्ट से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है फर्स्ट में। वन वन सिक्स आपको दे रखा है अल्काइल हैलाइड्स CH3Cl रिएक्ट विद डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट्स। देखिए ये रिएजेंट है आपका R2CuLi। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएजेंट? हाँ बिल्कुल, दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस, और इस रिएजेंट का नाम होगा गिलमैन रिएजेंट। इसका नाम है आपके पास गिलमैन्स रिएजेंट। इट इज ए R- डोनर। ये क्या होता है आपके पास? R- डोनर होता है। तो R- आप इस पे अटैक कराओगे, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। R- का अटैक CH3 पर होगा, Cl लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है, तो ये फॉर्म करेगा आपके पास एल्केन। गिलमैन्स रिएजेंट है और रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। जैसे वुड्स रिएक्शन और कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस हम काम में लेते हैं सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के, ऐसे ही ये रिएक्शन स्पेशली अनसिमेट्रिक अल्केन बनाने के काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 120 तक बोलिए, कोई अभी डाउट बाकी हो किसी का? क्वेश्चन नंबर 120 तक बताइए। ओके 121 टू 130। क्वेश्चन नंबर 121 टू 130, सॉरी 130 तक तो बायो के क्वेश्चन। 127 लास्ट, 121 टू 127 बोलिए, कोई भी डाउट हो किसी का बाकी? चलिए कोई भी क्वेश्चन किसी का इस पेपर में बाकी रह गया हो? वन ट्वेंटी फोर आपके पास क्वेश्चन है। A V decimeter cube flask contain gas A and another flask of 2 volume decimeter cube contain gas B at the same temperature. If density of gas A की डेंसिटी आपको दे रखी है 3 एंड B की डेंसिटी आपको दे रखी है 5, सॉरी 1.5। A का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू हाफ दे रखा है आपको V के मॉलिक्यूलर वेट। देन रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर का रेशियो पूछा है। आपको याद होगा डेंसिटी का फॉर्मूला गैसेज के लिए PM/RT। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है गैस के लिए? PM/RT। यदि मैं यहां से डेंसिटीज का रेशियो निकालू D1/D2, तो ये होगा P1m1/RT, P2m2/RT। R से R गया, T से T कट, तो D1/D2। देखो D1 3 दे रखा है, D2 दे रखा है 1.5। P1/P2 निकालना है। अब M1 M2 नहीं दिया है लेकिन आपको रिलेशन दिया है। M1 M2 नहीं दिए हैं लेकिन आपको रिलेशन दिया है। यदि मैं इसे x मान लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, मास ऑफ V को मैं x मान लेता हूं तो A का मास आ जाएगा x/2।
यदि मैं बी के मास को x मान लूंगा तो ए का मास कितना आ जाएगा x/2, बस रख दो आप इसमें x/2 इंटू एक्स। यहां से आपको सॉल्व करना है और P1/P2 निकालना है। देखिए निकाल के कितना आ रहा है P1/P2। तो ये आपके पास आ रहा है 4। सो बस इसमें आपको डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, Pm/RT, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेज। स्टिल बताइए, कोई और डाउट हो किसी का भी केमिस्ट्री इस पेपर के अंदर? विच क्वेश्चन? ओके वेट ए मिनट। ओके देखिए, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था बुर्जी रिएक्शन वाला। लास्ट क्लास में आपका एक क्वेश्चन था जिसमें बुर्जी रिएक्शन की यील्ड आपसे पूछी गई थी। ये ऑप्शंस थे आपके पास, जैसे नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, ये था कुछ इस तरह से, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, ये 4 अल्केन थे आपके पास। अब देखो इससे आपको मिलेगा मतलब सुपर प्राइमरी रेडिकल, ये आपको 1 डिग्री देगा, ये 2 डिग्री देगा और ये 3 डिग्री देगा। आपसे पूछा गया था कि अल्केन का यील्ड किसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा, अल्केन का यील्ड किसमें आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। तो आपको मैंने बताया था, जैसे यदि मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन का ऑर्डर लिखूं तो कॉम्बिनेशन में आपके पास ये होता है ऑर्डर, जबकि डिस्प्रपोर्शनेशन में ऑर्डर होता है ये। तो ये तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन का है और नीचे डिस्प्रपोर्शनेशन का है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में जो यील्ड होगी आपके पास वो दो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो अल्केन और एक अल्कीन, ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलता है, अल्केन। तो इसमें जो भी यील्ड है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जबकि यहाँ पर प्रॉपर एक अल्केन की यील्ड होगी, और इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। करेक्ट आंसर विल बी 1। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। नहीं, लेकिन उसमें एक्चुअली दो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यील्ड, उसमें जो यील्ड होगी वो दो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे 100% है तो हो सकता है कि 50% ये मिल जाए या 60% ये मिल जाए, तो 40% ये मिलेगा फिर।
चलिए निकालिए अल्कोहल फिनोल ईथर। लास्ट क्लास में हमने फिनोल स्टार्ट कर दिया था। हेडिंग डाल दीजिए फिनोल। कुछ कंपाउंड हमने देख लिए थे इसके। फिनोल का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा। इसके हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात की थी लास्ट क्लास में। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था, जैसे एक तो हमारे पास ये रिएक्शन हमने देखी थी डाइओजेनियम सॉल्ट। ये आपका एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन यदि मैं NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 के साथ कराऊं तो ये फॉर्म करता है डाइओजेनियम सॉल्ट। और इसे यदि मैं फर्दर आगे पास करता हूं स्टीम के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास फिनॉल में। तो एक तो प्रिपरेशन मेथड हमने ये देखा था एनिलीन से फॉर्मेशन। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, जनरली यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल का। जनरली यहां पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम विगरस कंडीशंस में रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ एट 623 केल्विन और 5 atm प्रेशर पर ये रिएक्शन कराई जाती है। तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले ये फॉर्म करेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सबसे पहले जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर ये फॉर्म करता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और इसे यदि हम एसिडिक मीडियम से ट्रीट करें तो यहां से प्रोटोनेट होकर कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। प्रोसेस को हमने नाम दिया था डाउस प्रोसेस। आपको मैंने एक चीज बताई थी यहां पर कि यदि मैं NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दूं ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर, NO2 ग्रुप यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो NO2 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। Cl की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो जाएगी उतना इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन आसान होते हो जाएगा। तो हमें इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शंस आपकी थोड़ी आसान होती जाएगी। अब मैंने सपोज यहाँ पर इन तीनों पोजीशन पे NO2 लगा दिया, ऑर्थो पर, पैरा पर और यहाँ पर। ऊपर वाली रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है, यहां पर मैं NaOH से रिएक्शन कर रहा हूं तो देखो पहले तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और फिर प्रोटोनेशन करने के बाद आपका OH आ जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल, पिक्रिक एसिड। कंपाउंड का नाम क्या होगा इसका? पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दिस कंपाउंड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज पिक्रिक एसिड। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पिक्रिक एसिड की रिएक्शन पूछी जा सकती है। देखिए इसके अलावा आपके पास, जैसे सपोज मेरे पास एक ही रिएक्शन है COOH। इसकी रिएक्शन यदि मैं NaOH प्लस CaO सोडा लाइम मिक्सचर से करा दूं, आपको याद होगा सोडा लाइम मिक्सचर
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है ये। दिस रिएक्शन इज डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 एलिमिनेशन की रिएक्शन है। CO2 आप निकाल दो यहां से, ये आपका देता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है ये? बेंजीन फॉर्मेशन की। ऐसे ही यदि मैं ले लेता हूं यहां पर OH और COOH, ये ले लिया मैंने यहां पर, इसकी रिएक्शन मैंने सोडा लाइम मिक्सचर से कराई। डिकार्बोक्सिलेशन होगा, देखो इस CO2 को मैं निकाल दूंगा। जैसे ये CO2 निकलेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फिनॉल में। CO2 एलिमिनेट हो गया, बाकी ये फिनॉल बन गया है। तो ये फिनॉल प्रिपरेशन का भी एक मेथड है आपके पास। अच्छा, जैसे सपोज मेरे पास यही सेम कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन यदि मैं CH3COOH के साथ करा दूं, क्या आप बता सकते? हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर? देखो, यहाँ भी एसिड है, यहाँ भी एसिड है। एसिड एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा। ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन एल्कोहल तो रिएक्शन कर सकता है ना। क्या नाम है उस रिएक्शन का जिसमें एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है और उसे हम हीट करते हैं? हाँ, रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। रिएक्शन का नाम क्या है? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। याद है ना आपको, ईस्टर फॉर्मेशन होता है, ये हमने देखा था इस तरह से कुछ। ये तो एसिड है, ये एल्कोहल है, यहां से H और यहां से OH हटा दो, ये देगा फॉर्मेशन ऑफ ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और ये जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ये क्या होता है आपके पास? ईस्टर। ईस्टर फॉर्मेशन की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का नाम था ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बिल्कुल सेम ये भी ऐसी रिएक्शन है आपके पास। ये H यहां से हटाया मैंने, और ये हटा दिया OH, और आप इस बाकी को ऐड कर दो यहाँ पर। OCO, H हटा दिया, यहाँ से OH हटा दिया, ये ईस्टर ग्रुप आ गया आपके पास। ये कौन सा ग्रुप आ गया है? ईस्टर ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है एस्पिरिन। आपने नाम सुना होगा, टैबलेट्स होती है ये। तो ये जो कंपाउंड है आपका, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये तो है आपका सैलिसिलिक एसिड, और ये कंपाउंड है आपका एस्पिरिन। इस पे भी आप स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला जा सकता है। कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन। तो यहाँ पर स्टरिफिकेशन रिएक्शन से हम सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन में कन्वर्ट करते हैं, विच इज यूज्ड इन टैबलेट्स फॉर हाइपरटेंशन वगैरह, इनकी सबके लिए टैबलेट्स ही आती है कुछ इस तरह की, तो उसमें काम आती है। बेटा इसके लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इससे प्रोसीड होती है। H2SO4 होता है कॉन्सेंट्रेटेड, इससे रिएक्शन होती है ये।
एक प्रोसेस और है यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए, प्रोसेस का नाम है क्यूमीन प्रोसेस। ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसे भी आप याद रखोगे, जेई के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी पूछी गई है ये। तो बैक टू बैक बहुत बार ये प्रोसेस पूछी गई है, एक नेम रिएक्शन है क्यूमीन प्रोसेस। देखो इसमें हम काम में लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आपके पास बेंजीन हो गया, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, तो क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हम कराते हैं 130 डिग्री सेल्सियस पर। जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है तो ये कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर ये कुछ इस तरह से कंपाउंड देने लगता है। देखो दो तो CH3 ये रहे आपके पास, और ऑक्सीजन के इंसर्शन से ये बन जाता है आपके पास। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है आपका ये, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। फर्दर इस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंपाउंड आपका यहां से ब्रेक होकर देता है एक तो फिनॉल का फॉर्मेशन, और साथ में आपको देगा एसीटोन का फॉर्मेशन। इससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो फिनॉल और एक एसीटोन, और दोनों की ही हमारे पास बहुत बेटर यील्ड मिलती है। इसीलिए ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे हम फिनॉल और एसीटोन दोनों की दोनों फॉर्म करते हैं। फिनॉल एंड एसीटोन both are prepared industrially in a good yield। तो देखो सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब इसे हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास ये वाले बॉन्ड तो ब्रेक हो जाते हैं और ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड है आपका, ये तो बन जाता है एसीटोन, और बाकी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, फिनॉल। ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह हमें नहीं पढ़नी है, केवल बस आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे से याद रखने हैं। Cumin process is used for industrial preparation of phenol and acetone। और आपको बस ये एक स्टेप बीच में याद रखनी है, इस तरह से हम फिनॉल और एसीटोन बनाते हैं इससे, क्यूमिन प्रोसेस से। सेकेंड स्टेप में बनने वाले कंपाउंड का नाम, इसका नाम है क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो बना है इसका नाम है क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, नंबर फर्स्ट, फिनॉल इज कलरलेस एंड हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। फिनॉल एक तो कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है। It is poisonous in nature but act as a antiseptic and disinfectant। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की टर्म में काम में आता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर एब्जॉर्बर, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला।
slightly soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखेगा, इसीलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी शो करता है। वही हम बात करें एसिडिक प्रॉपर्टीज की। यदि सिंपल एक फिनॉल है और एक एल्कोहल है आपके पास जनरल, विच वन विल बी मोर एसिडिक? हाँ, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है आपका जनरल एल्कोहल से, और इसीलिए फिनॉल एक तो सोडियम से रिएक्शन कर पाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, और फिनॉल आपका NaOH से भी रिएक्शन कर पाता है और बना देता है H2। फिनॉल आपका NaOH से भी रिएक्शन करके क्या बना देता है? सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में वाटर फॉर्म करता है। लेकिन फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। फिनॉल आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर पाता है। देखो क्यों नहीं कर पाता है। जैसे मेरे पास ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन मैंने NaHCO3 से कराई। चलिए मैं मान लेता हूं कि रिएक्शन हो गई, मैं ऐसा मान लेता हूं कि सपोज रिएक्शन हमने करा भी दी, तो ये बनेगा मेरे पास कुछ इस तरह से। इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब आप इस रिएक्शन को देखिए, यहां पर आपके पास फिनॉल है, सोडियम फिनॉक्साइड है, NaHCO3 और H2CO3 है। एक रिएक्शन की डायरेक्शन बेटा लास्ट पेज पे मैंने ये बताया है कि जैसे फिनॉल आपका एसिडिक होता है सिंपल अल्कोहल से, फिनॉल की जो एसिडिक नेचर है वो सिंपल अल्कोहल से ज्यादा है। सोडियम से जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम जो फिनॉल है वो NaOH से रिएक्शन करेगा, तो ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड और H2। जैसे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, यहाँ से H और यहाँ से OH आपने हटा दिया, तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपकी। ये फिनॉल है आपका और ये क्या है? वाटर। लेकिन जैसे मेरे पास ये है, अब आप यहाँ पर देखिए, क्या इन दोनों में PHOH और H2 ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल और वाटर में विच वन विल बी मोर एसिडिक? फिनॉल। फिनॉल एसिडिक है, इसका मतलब इस रिएक्शन की डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ है। इस रिएक्शन की डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से कहां पर है? वीक एसिड की तरफ। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एक रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा सकती है। एक रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा सकती है, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं होगा। वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ कभी नहीं जाएगी। एक रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ हो सकती है, लेकिन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेरेटिवली टू दिस, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस है, फिनॉल है, ये ज्यादा एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है। लेकिन यदि आप यहां देखोगे, देखो इसके अंदर, बताओ फिनॉल और कार्बोनिक एसिड किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है? ये फिनॉल है और ये कार्बोनिक एसिड है, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। देखो नाम में एसिड आ रहा है इसके, तो कार्बोनिक एसिड, तो ये ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब आपने इस रिएक्शन को वीक एसिड से किसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखोगे
एक रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, कभी भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जा सकती है, और इसीलिए ये रिएक्शन आपकी नहीं होती। तो फिनॉल सोडियम और NaOH से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन NaHCO3 से रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक रिएक्शन कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव नहीं करेगी। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये बात की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की फिनॉल की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, और उसके बाद वी विल स्टार्ट ईथर्स। हालांकि ईथर्स की हमने बहुत सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, तो ईथर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, थैंक यू।